हाय एवरीवन, दिस इज आरजू तमन्ना और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्टली क्वेश्चन में आते ही आते हैं। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल देख रहे हैं AWES की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, केंद्रीय विद्यालय के भी और नवोदय विद्यालय के तो आने वाले ही एग्जाम। तो कंप्यूटर साइंस से जो रिलेटेड है आप यहाँ पर जरूर देखें, और बिकॉज यहाँ आपको हर जो ऑप्शन है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अगर ये ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये ऑप्शन क्यों सही है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, एंटी अलाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट, इट डील्स विथ, है ना, एंटी अलाइजिंग। ठीक है, अलाइजिंग पहले समझते हैं कि अलाइजिंग क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द अलाइजिंग। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ, सपोज कि अगर ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन आपको ड्रॉ कर दिया तो ये स्मूथली ड्रॉ हो गया, लेकिन यही लाइन ऐसे ऐसे हो, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से हो, यानी स्टेयर्स बने। स्टेयर्स आपने देखा होगा, इस तरह से स्टेयर्स, ठीक है, ये स्टेयर्स है। ठीक है, तो ये जो आपका लाइन है स्मूथ नहीं है, ये भी लाइन स्मूथ नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, जिग जैग जैसा शो हो रहा है। ठीक है, यानी कि जैगिंग्स है, इसे बोलते हैं अलाइजिंग, यानी कि आपका स्मूथ लाइन नहीं है जहां पर स्टेयर केस जनरेट हो रहा है, दैट वन इज द कॉल्ड अलाइजिंग। सो वी हैव टू रिमूव एलिमिनेट द जैगिंग इज कॉल्ड एंटी एलाइजिंग। किसे कहते हैं, एंटी एलाइजिंग। अगर ये जिग जैग को हम एलिमिनेट कर दें तो वही होता है एंटी एलाइजिंग, क्योंकि जो हमारा रिजोल्यूशन, जो हमारा स्क्रीन दिख रहा है, जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, वो क्या होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स, बहुत सारे पिक्सल्स के फॉर्म में ही ये जो हमारा स्क्रीन दिखता है। रिजोल्यूशन जिसे कहते हैं, जितने नियरर होगा पिक्सल्स उतने आपके रिजोल्यूशन अच्छे होते हैं, और स्मूथ लाइंस या जो भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से ड्रॉ होते हैं। ठीक है, तो अगर वो जैसे कि अगर आपने कोई भी किसी भी इमेज को अगर ये बड़ा करना, इनलार्ज करना किया होगा, ठीक है, इंदाज किया होगा, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो इमेज होता है वो फटने लगता है ना, उसकी जो क्वालिटी है वो क्या होती है कि रिड्यूस हो जाती है, वो पिक्चर्स ना ब्लर जैसा शो होने लगता है, वो मेंटेन नहीं करता है। ठीक है, तो यानी वहाँ पर एंटी एलाइजिंग क्रिएट होने लगता है, एलाइजिंग क्रिएट होने लगता है। ठीक है, तो इसे ही रिमूव करना क्या कहलाता है, एलिमिनेशन ऑफ जैगिंग इज कॉल्ड एंटी एलाइजिंग। स्पेसिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल कैरेक्टर, नो, किसी दो कैरेक्टर के बीच में स्पेस है उसको, जैसे कि एक कैरेक्टर हो गया और जी एक कैरेक्टर हो गया यहाँ, तो इसके बीच में स्पेस को रिमूव करना ये नहीं होता है। ठीक है, अंडरलाइन ऑफ लेटर्स नहीं, बीच अगर लेटर्स के बीच में अंडरलाइन किया हुआ है नीचे में तो वो भी नहीं कहलाता है। ठीक है, और स्पेसिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, अगर कोई भी कैरेक्टर्स के ग्रुप जैसे सेट है, ऑफ है, एन, ये मान लेते हैं ये अलग अलग ग्रुप्स है। ठीक है, तो इनके बीच में जो स्पेस है ये भी नहीं कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वन इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। कंसिडर a set of n task with known रन टाइम्स R1 R2 Rn। ठीक है, रन टाइम जो इनके गिवन है यहाँ पर कि कितने टाइम में वो अपना टाइम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, जो उसका वर्क है, कितना सीपीयू ले रहे हैं। यूनी प्रोसेसर मशीन, किसमें ये वर्क कर रहा है, यूनी प्रोसेसर जो मशीन है वहां पर ये वर्क कर रहा है, और यहाँ पर uniprocessor machine, which of the following processor scheduling algorithm will result in the maximum throughput। तो आपको बताना है कि ये जो आपकी शेड्यूलिंग्स है ये कौन सा बेस्ट है जिसमें मैक्सिमम थ्रूपुट मिलता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, दूसरा है राउंड रॉबिन एंड एफसीएसए एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो इनके बारे में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा, शेड्यूलिंग जो ये हमारे एल्गोरिदम्स होते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पर कह रहा है यूनी प्रोसेसर, यानी एक प्रोसेसर एक टाइम में एक ही रन होगा। ठीक है, दूसरा प्रोसेसर एक, जैसे कि किसी का टाइम हो गया है 0 0 0 पर ही 3 प्रोसेसर आ रहे हैं, लेकिन एक ही प्रोसेसर एक टाइम में रन होगा। तो चलिए इसे हम अच्छे से समझते हैं वन बाय वन कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जो होता है वो क्या है, उसमें क्या हमारा मैक्सिमम थ्रूपुट मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होता है, जैसे आपके पास P1 P2 और P3 तीन प्रोसेसर है। ठीक है, सभी का टाइमिंग अराइवल टाइम होता है वो क्या है, 0 पर आ रहे हैं। ठीक है, अराइवल टाइम क्या है, 0 पर ही आ रहे हैं सारे। तो प्रायोरिटी में क्या होता है कि प्रायोरिटी दिया जाता है। सपोज अगर मैंने इसका सीपीयू टाइम ले रहा है ये 5 सेकेंड का ले रहा है, ये P2 जो है वो 3 सेकेंड ले रहा है, और P3 है जो वो 4 सेकेंड ले रहा है। बट प्रायोरिटी क्या है कि यहाँ पर अगर सपोज ये 4 ले रहा है, ठीक है, ये इनका सीपीयू में कम टाइम है, ये 4 सेकेंड के लिए, 3 सेकेंड के लिए, 5 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो प्रायोरिटी में क्या है कि किसी एक प्रोसेसर की प्रायोरिटी होती है, तो सपोज प्रायोरिटी दे दिया P3 को कि वो पहले P3 एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्रायोरिटी दे दिया इसको P1 को। ठीक है, P1 को सेकेंड प्रायोरिटी दे दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिया P3 को, और P2 को दे दिया
थर्ड प्रायोरिटी, ठीक है। तो इस तरह से वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो सीपीयू में पहले क्या होगा, ये 4 सेकेंड, ये पहले क्या लेगा, P3 एग्जीक्यूट होगा, और ये कितना लेगा टाइम, P3 एग्जीक्यूट होगा, और ये 4 सेकेंड, जो भी आपने मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, जो भी टाइम उसमें दिया हो, मैं बस समझाने के लिए ये मैंने सेकेंड का यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका P1 आएगा, और वो कितना टाइम लेगा, यानी कि 4 यहाँ 0 to 4 यहाँ पर आ गया, ये 4, फिर इसके बाद 5 लेगा, तो यहाँ 9 टाइम तक रहेगा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका P2 का कितना है, 3 है इसका सीपीयू टाइम, तो 9 3 12, ये यानी P3 जो है आपका, P2 है वो 12 पर ही एंड होगा। जबकि आप देख रहे थे वो 3 सेकेंड का ही टाइम ले रहा था, वो अगर स्टार्टिंग में आता तो 3 सेकेंड में वो अपना काम करके फिनिश कर देता, लेकिन उसको इतना वेट करना पड़ रहा है। तो जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ये बेस्ट नहीं होता है मैक्सिमम थ्रूपुट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में क्या होता है कि जो आपका यहाँ मैंने लिखा था P1 P2 P3, जो आपके थे P1 P2 और P3, वही टाइम मैं रखूँ अगर 5 4 और इसका मैं 6 रख देती हूँ, ठीक है, 6 है ये, और सारे 0 पर ही आ रहे हैं। तो राउंड रॉबिन क्या होता है कि टाइम क्वांटम गिवन होता है कि अगर जो भी आपका प्रोसेसर है वो कोई पर्टिकुलर, जैसे 1 सेकेंड के लिए सारे प्रोसेसर चलेंगे, पहले P1 आएगा, फिर वो 1 सेकेंड कंप्लीट करेगा, फिर इसका रिमेनिंग रह जाएगा 4, फिर P2 आएगा, फिर उसके बाद ये 3 रह जाएगा इसका रिमेनिंग, फिर P3 आएगा जिसका 5 रह जाएगा। इस तरह से सभी को ये 1 by 1 अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। P1 P2 सॉरी जिसका पहले था P1 P2, फिर P3 आएगा, फिर अगेन P1 P2 P3, इस तरह से वो अपना वो काम करते रहेंगे, ये कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अगर टाइम क्वांटम कम होता है तब तो सभी का क्या होता है कि प्रॉपर टाइमिंग मिल जाती है अपना टाइम, जो भी आप उसका टास्क है परफॉर्म करने का। लेकिन अगर टाइम क्वांटम बड़ा कर दिया जाए, सपोज टाइम क्वांटम कर दिया जाए 4 सेकेंड का, ठीक है, तो जब तक ये P1 कंप्लीट नहीं हो जाता है, इसका 4 सेकेंड कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक ये P2 पर नहीं आएगा। तो इस तरह से क्या होता है ना, ज़्यादा होने पर कभी कभी ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरफ काम करने लगता है। तो राउंड रोबिन भी क्या होता है, मैक्सिमम थ्रूपुट नहीं देता है। अब बात कर लेते हैं FCSC का। तो FCSC का आपको पता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो आपका है P1, आप जो उसकी P1 की है, P1 जब तक उसका टाइम दिया हुआ है, अगर वो CPU में P1 ले रहा है 5 सेकेंड का, तो 5 सेकेंड वो लेगा, तभी P2 का आएगा, ठीक है। वो 2 सेकेंड ले रहा है तो ये 2 सेकेंड अपना कंप्लीट कर लेगा। फिर P3 अगर इसका 9 है तो ये 9 उसके बाद आएगा। अगर P4 है वो 1 सेकेंड ले रहा है, तो 9 4, जब तक ये 9 यूनिट तक कंप्लीट नहीं कर लेता है, अपना टाइम नहीं ले लेता है, तब तक P4 की बारी नहीं आती है। यानी इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट आएगा उसी का पहले सर्विस मिलेगा। तो ये भी आपका मैक्सिमम थ्रूपुट नहीं देता है, क्योंकि इसमें वेटिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो वेटिंग का करने का मतलब क्या होगा, अगर मैंने जब जिस टाइम पर आया और उसी टाइम पर मेरा काम मिल जाए, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो ज़्यादा फायदा होगा, है ना, उसमें कम टाइम लगेगा, उसका थ्रूपुट होगा वो ज़्यादा रहेगा। तो ये भी इसका रॉन्ग आंसर है। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, ये इसका काफ़ी अच्छा होता है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, क्योंकि इसमें जो है आपका जो जैसे P1 P2 की हमने बात करी थी, उसमें जो इसका जो शॉर्टेस्ट होगा, उसका जिसका जैसे कि अगर ये 2 यूनिट ले रहा है, 2 सेकेंड ले रहा है, P2 ले रहा है 3 सेकेंड, और P3 जो है वो 1 सेकेंड ले रहा है, तो शॉर्टेस्ट किसका है 1, यानी P3 का है। तो पहले ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, उसके बाद CPU फ्री हो जाएगा, तो उसके बाद P1 का है कम, तो ये P1 का एग्जीक्यूट करेगा, और P2 उसके बाद आएगा। यानी कि जितने जिसके रिक्वायरमेंट थी उसने काम किया और चले गए। तो शॉर्टेज जो फर्स्ट होता है उसका मैक्सिमम थ्रूपुट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, ठीक है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर 4th नंबर हो गया। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर ग्राफिक्स दैट कैन बी इम्बेडेड विद इन एन इंटरनेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये क्या करें कि इम्बेड किया जाता है किसके अंदर, विद इन एन इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मेट्स दिया हुआ है, ठीक है। ये जैसे HTML है, ये BMP यानी बिट मैप हो जाता है, TIFF यानी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, एंड GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। तो आपको पहले इनके बारे में समझ लेना होगा, क्योंकि ये जो भी आपके दिए हुए हैं ये सारे फॉर्मेट्स, तो ये कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ हो जाते हैं और इसका क्वेश्चंस आ जाता है। तो चलिए पहले 1 by 1 हम सभी के बारे में समझ लेते हैं। HTML का आपको पता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, और ये कहाँ यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है आपका
वेब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जो भी आप जैसे वेबसाइट या फिर यूनिवर्सिटी का साइट देखते हैं आप, तो वहाँ पर अबाउट होम इस तरह से लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो या फिर कहीं पर वो इमेज शो हो रहा होता है, कहीं पर एडवर्टीजमेंट दिख रहा होता है, ठीक है। और आप जैसे अबाउट पर क्लिक करेंगे तो अबाउट के बारे में उस पेज पर जाएंगे और वहाँ उसके बारे में, उस यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ये HTML किस लिए यूज़ किया जाता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं BMP, यानी BMP होता है आपका बिट मैप, इसको बोलते हैं बिट मैप, ठीक है। ये किस लिए यूज किया जाता है? जैसे कि आपने इमेज के बारे में, दो तरह के इमेजेस होते हैं, एक रास्टर होता है और एक वेक्टर होता है। दो तरह के इमेजेस है, रास्टर एंड वेक्टर। तो रास्टर का मतलब क्या है कि जो आपका इमेज है वो पिक्सल्स पर ही होते हैं, ठीक है, वो बेस्ड होते हैं। यानी कि जब उसको इनलार्ज करेंगे, बड़ा करेंगे, है ना, जूम करते हैं, तो कभी कभी जो इमेज देखा होगा आपने वो फट जाता है। हम कहते हैं कि इसकी जो है ना पिक्सल्स फट रहे हैं, है ना, यानी वो ब्लर टाइप का दिखने लगता है, एग्जैक्ट जो हमारा इमेज था वो नहीं दिखता है। तो बिट मैप क्या करता है, इनको जो ये ना हो, क्योंकि ये वेक्टर पर काम करता है। वेक्टर में क्या करता है, इनलार्ज करे, कितना भी जूम करे, कितना भी उसको बड़ा करे, उसकी क्वालिटी मेंटेन हो ही रहती है, ठीक है। वो उसकी क्वालिटी नहीं घटती है। तो ये मेंटेन करने के लिए बिट मैप जो है वेक्टर पर काम करता है, ठीक है। और ये आप इसकी क्वालिटी किसी भी स्क्रीन पर, किसी भी डिवाइस पर देखें, उस पिक्चर का इमेज, जो भी इमेज है उसकी क्वालिटी मेंटेन करता है। तो बिट मैप का ये काम होता है। TIF का होता है टैग्ड, है ना। TIF का मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि कभी कभी ये फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो इसका होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। इसका क्या काम है? मेनली इसका भी वही काम होता है जैसे कि आपने बिट मैप का सुना, ठीक है। तो जो ये टैग्ड है, ये मोस्टली काम करता है रास्टर पर। मैंने दो तरह का बताया, रास्टर होता है और एक होता है वेक्टर। तो रास्टर मतलब ये पिक्सल्स पर ही वर्क करते हैं, जिसका काम होता है कि जो भी स्टोर इसके इमेज है, ग्राफिक्स है, उसको, उसके इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, ठीक है। ये मोस्टली यूज़ करते हैं जैसे कि पोस्टर वगैरह बनाना होता है या फिर प्रिंटिंग वाले, वहाँ पर मोस्टली यूज़ किया जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं GIF की। तो GIF का होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। तो ये कहाँ यूज़ होता है? ये आपने देखा होगा कि ये भी रास्टर ही होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि छोटी छोटी क्लिप है ना, छोटी छोटी क्लिप, वो बार बार रिपीटेड क्लिप जो होती है आपको शो होता रहता है। तो ये कहाँ पर दिखता है? जब आप इंटरनेट, यानी जब आप नेट यूज़ करते हैं, वहाँ पर एक छोटी सी आती है इमेज, वो बार बार रिपीट होती रहती है। तो ये इसका यही है कि जो कि पूछ रहा है, इम्बेडेड विद इन द इंटरनेट, है ना, ग्राफिक्स दैट कैन बी इम्बेडेड विद इन एन इंटरनेट। तो इसका आंसर क्या होगा? GIF इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये 4 5 नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये वीडियोस आपको कैसी लगी, आपको कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर फीडबैक दें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक लिखें, ताकि मैं और जिससे रिलेटेड आप वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं उससे कोशिश करूँगी लेकर के आने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।